हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफिशियल एम्ब्लॉग। गाइज, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन की जो मीटिंग हुई है फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री के साथ। तो इसमें देखते हैं क्या आउटकम निकला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा, तो शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मीटिंग विद फाइनेंस मिनिस्टर, तो इसमें लिखा है टुडे इवनिंग वी मेट द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण इन हर ऑफिस इन न्यू दिल्ली। Comrade D. Raja, ex-MP and General Secretary of CPI, fixed up the appointment for us। यानी ये लिखते हैं कि वर्तमान सरकार के तहत वित्त मंत्री के रूप में उनके बने रहने पर वित्त मंत्री से मुलाकात, इसमें बोलते हैं कि आज शाम हमने नई दिल्ली में अपने कार्यालय में माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की, जिसमें जो मुलाकात जो थी वो पूर्व सांसद और सीपीआई के महासचिव डी राजा ने जो है इसको ऑर्गेनाइज किया। उन्होंने नियुक्ति अपॉइंट की उसके लिए। उसके बाद आगे लिखते हैं ड्यूरिंग दी मीटिंग वी टुक अप दी फॉलोइंग इशूज। इन्होंने इशू क्या रखे, इन्होंने इशू रखा ऑन द प्रपोजल ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा टू डिसइन्वेस्ट इट्स इक्विटी होल्डिंग इन नैनीताल बैंक टू सम प्राइवेट कंपनी। यानी बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा नैनीताल बैंक में अपनी इक्विटी होल्डिंग को अब किसी निजी कंपनी में विनिवेश करने के प्रस्ताव पर हमने उनसे बैंक को वैसे ही जारी रखने का आग्रह किया। ये फाइनेंस मिनिस्टर से बात की। उसके बाद क्योंकि यह उत्तरांचल राज्य में यानी उत्तराखंड जिसे नाम नया जो नाम है उत्तराखंड राज्य में मुख्यालय वाला एकमात्र बैंक है, और यदि सरकार और आरबीआई द्वारा नैनीताल बैंक में विनिवेश के लिए कोई निर्णय लिया जाता है तो बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा या किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा अधिग्रहित किया जाना चाहिए। आगे लिखते हैं कि बी ड्रीव हर अटेंशन टू द इशू ऑफ यूएफबीयू डिमांड फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ 5 डे बैंकिंग पर वीक। यानी काफ़ी इम्पोर्टेंट मुद्दा है 5 डे वीक बैंक का, क्योंकि ये लगभग 12th बाईपार्टाइट सेटलमेंट लगे हुए 6 महीने कंप्लीट हो गए हैं, उसके बाद भी ये जो है 5 डे बैंकिंग इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, तो उस पर बात की गई है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, तीसरा यह है कि उन्होंने सुझाव दिया कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन पर विचार करते समय सरकार आरबीआई को संबंधित प्रायोजक बैंकों के साथ विलय करने पर विचार कर सकती है। उसके बाद चिकित्सा बीमा पॉलिसी पर भुगतान किए गए प्रीमियम पर सेवानिवृत्त लोगों के बोझ को कम करने के लिए हमने उनसे अनुरोध किया कि वे प्रीमियम को जीएसटी से छूट देने या कम से कम भुगतान किए गए प्रीमियम पर जीएसटी की दर में पर्याप्त कमी करने पर विचार करें। तो ये कहा है उन्होंने। उसके बाद नेक्स्ट 5 पॉइंट है वी अर्ज अपॉन हर टू फिल अप दी पोस्ट ऑफ वर्कमैन डायरेक्टर। यानी हमने उन सभी 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कर्मचारी निदेशक और अधिकारी निदेशक के पदों को भरने का आग्रह किया जो पिछले 10 वर्षों से खाली हैं। 5 नंबर पॉइंट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 6। ये पेज जो है ऊपर नीचे हो गए। पॉइंट नंबर 6 में इन्होंने क्या लिखा है, while thanking the government for considering increase in the ceiling, यानी सीलिंग को लेकर इन्होंने बात की on allocation to staff welfare scheme, we urged upon her to revise the formula for allocating the funds based on operating profit instead of net profit of the banks. We also suggested that at least 25% of these funds should be utilized for schemes pertaining to the retirees। यानी कि उन्होंने क्या किया है कि जो सीलिंग है उसको लेकर उन्होंने बात की है। तो उन्होंने लिखते हैं कि कर्मचारी कल्याण योजनाओं के लिए आवंटन की अधिकतम सीमा बढ़ाने पर विचार करने के लिए सरकार को धन्यवाद देते हुए हमने उनसे बैंकों के शुद्ध लाभ के बजाय परिचालन लाभ के आधार पर निधियों के आवंटन के लिए फार्मूले को संशोधित करने का आग्रह किया। हमने यह भी सुझाव दिया कि इन निधियों का कम से कम 25% जो है सेवानिवृत्त लोगों से संबंधित योजनाओं के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 7। बी सबमिटेड टू हर दैट इज रेगुलर फार्मूला शुड बी प्रोवाइडेड इन दी बैंक एम्प्लॉयज पेंशन रेगुलेशंस। तो इसमें ये लिखते हैं कि हमने उनसे कहा कि बैंक कर्मचारी
पेंशन विनियमों में से एक नियमित फार्मूला प्रदान किया जाना चाहिए ताकि सेवारत बैंक कर्मचारियों के लिए वेतन संशोधन के अवसरों पर वेतन भोगियों को या पेंशन भोगियों को उनकी पेंशन में कुछ सुधार मिल सके, जैसा कि सरकारी पेंशन भोगियों के लिए किया जाता है। 8th पॉइंट है, हमने कहा कि चूंकि बैंक परिसंपत्ति देयता बेमेल की समस्या का सामना कर रहे हैं और बैंकों में जमा राशि में सुधार की तत्काल आवश्यकता है, इसलिए सरकार को आयकर से एक निर्धारित सीमा तक बैंक जमा पर अर्जित ब्याज की छूट जैसे कुछ रियायतें और प्रोत्साहन देने पर विचार करना चाहिए। हमने यह भी सुझाव दिया कि सरकार आरबीआई के बजाय बैंकों के पास अपने फंड पार्क करने पर विचार कर सकती है। तो ये सजेशन दिया उन्होंने। उसके बाद पॉइंट नंबर 9 क्या है, उन्होंने बताया कि भारी मात्रा में धन बिना दावे वाली जमा राशि लगभग 78,000 करोड़ रुपए के रूप में बंद है, जो जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष में आरबीआई के पास पड़ा है। यानी 78,000 रुपये ये पड़ा हुआ है आरबीआई के पास। तो हमने प्रस्तुत किया कि इसी तरह बीमा पॉलिसियों के तहत बिना दावे वाली राशि लगभग 22,000 करोड़ रुपए, इक्विटी शेयरों, एमएफ वारंट आदि पर ब्याज वारंट, लाभांश वारंट को बिना दावे वाली राशि लगभग 80,000 करोड़ रुपए और डाकघरों और भविष्य निधि के साथ वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष लगभग 27,000 करोड़ रुपए के रूप में बंद है। यानी इतना अमाउंट जो है ये फ्रीज है आरबीआई के पास। नेक्स्ट लिखते हैं, इनमें से अधिकांश राशि कानूनी उत्तराधिकारियों आदि को भुगतान की जानी है, लेकिन कानूनी उत्तराधिकारियों की जानकारी की कमी, कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा बोझिल प्रक्रियाओं के अनुपालन में कठिनाइयों आदि के कारण वितरित नहीं की गई, जैसा कि मनी लाइफ फाउंडेशन द्वारा तैयार की गई एक हालिया रिपोर्ट में बताया गया है। तो ये बताया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने सुझाव क्या दिया, वी सजेस्ट दैट द कंसर्न रेगुलेशन कैन स्ट्रीमलाइन एंड प्रोवाइडेड ईजियर। यानी हमने सुझाव दिया कि संबंधित विनियामक सरलीकृत एसओपी नियम और फॉर्म प्रदान कर सकते हैं, ऐसे अनक्लेम्ड फंड का डेटा अपने पोर्टल पर उपलब्ध करा सकते हैं, जो दावेदारों के लिए बहुत मददगार होगा। हमने ये भी सुझाव दिया कि आरबीआई धोखाधड़ी के दावों से बचाव के लिए प्रक्रियाओं को सरल बना सकता है, ताकि बैंक प्रबंधन और अधिकारी आसानी से बिना किसी देरी के दावों का निपटान कर सकें। उसके बाद लिखते हैं, मैडम वित्त मंत्री ने हमारे द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों को बहुत धैर्यपूर्वक सुना और इसमें भाग लेने का आश्वासन दिया। हम कॉमरेड डी राजा को इस बैठक की व्यवस्था के लिए धन्यवाद देते हैं, जिससे हमें इन महत्वपूर्ण मुद्दों को सीधे वित्त मंत्री के सामने उठाने में मदद मिली। तो एक जो मेन मुद्दा था 5 डे बैंकिंग का, उसको भी उठाया गया है। देखते हैं 5 डे बैंकिंग कब तक हो पाती है। तो गाइज, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।